नमस्कार दोस्तों। मैं जिस वैकेंसी के साथ आपके सामने आया हूँ वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। लगभग 500 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, है ना। और ये मैंने जो यहाँ पर ओपन किया है ये एक पीडीएफ है पूरी की पूरी, जो इन्हीं की वेबसाइट पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा और आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। और इसमें स्केल 2 की स्केल 3 की खुली दोस्तों। स्केल 2 की टोटल 400 पोस्ट है और स्केल 3 की टोटल 100 पोस्ट है। अब इसमें से कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है मैं सब आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर ज़रा देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो स्केल 2 स्केल 3 महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये ऑल ओवर कहीं पर भी आपको पोस्टिंग कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स तो आपको मालूम है कि ऑल ओवर सिटीज़ हैं, है ना। तो ये इसके बारे में आपको सारी जानकारी वैसे भी देंगे। मैक्सिमम एज की बात करें दोस्तों तो मिनिमम आपकी 25 एज होना चाहिए और मैक्सिमम 35। ये जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 3 तो फिर आपकी एज मैक्सिमम जो है वो 38 हो जाएगी। 35 ये स्केल 2 के लिए है, 38 जो है ये स्केल 3 के लिए है। ठीक है। अब कैटेगरी वाइज अगर बात करें कितनी क्या वैकेंसी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 162 है। मैं स्केल 2 की पहले बात कर रहा हूँ। स्केल 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया 400 पोस्ट है टोटली, देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, है ना। मैं जूम कर देता हूँ। हम पहले स्केल 2 की बात कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये वाली, ये स्केल 2 के लिए है। ठीक है। तो इसमें एससी के लिए 60 पोस्ट है, एसटी के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 108 है। और ओबीसी में भी दोस्तों याद रखिएगा, ओबीसी कैटेगरी दो तरह की होती है, एक होती है क्रीमी लेयर और एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। इसका मतलब ये होता है, क्रीमी लेयर हम इन्हें गिनते हैं जिनकी सालाना आय जो होती है पूरे परिवार की वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, और जिनकी 8 लाख रुपए से कम होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है। तो ये जो आरक्षण ओबीसी का मिलता है ये किसको मिलता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, क्रीमी लेयर के लिए नहीं होती जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ऊपर है। ये उन परिवारों के लिए है जिनकी पूरी इनकम 8 लाख तक नहीं हो पाती है, उनके लिए होता है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आपके पापा जो हैं या किसी ऐसी कोई नौकरी में जो 5 लाख उनकी सैलरी बन रही तो आप हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। इसमें सब कुछ देखा जाएगा दोस्तों। और सेम रहता है ईडब्ल्यूएस के लिए भी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है। लेकिन इसमें वो लोग आते हैं जिनकी 8 लाख सालाना इनकम से कम रहती आय, और ये पूरी फैमिली इनकम से कम होती है। अब मान लो आपके पापा 5 लाख कमाते हैं, अब आप सोचो कि मैं क्या इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ ओबीसी के रूप में, नहीं, आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये देखना पड़ेगा कि आप ये सब चेक करेंगे कि आपका जो घर है वो कितने स्क्वायर फीट में है। अगर धोखे से भी 1000 स्क्वायर फीट में, तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, आप क्रीमी लेयर में आ जाओगे। समझ गए। पूरे परिवार की इनकम, दादा परदादा ने क्या छोड़ के गए हैं, कहाँ कहाँ क्या ज़मीन है, थोड़ा भी अगर निकल के आ गया तो आप ओबीसी की क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आ पाओगे, क्रीमी लेयर में आ जाओगे आप। और सेम होता है ईडब्ल्यूएस के लिए भी दोस्तों, पूरी फैमिली बैकग्राउंड देखी जाती है, उसके बाद ही किसी को ईडब्ल्यूएस घोषित किया जाता है। अब आप ये ध्यान सुनिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये इसका प्रमाण पत्र चाहिए होता है कि आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के हैं, तभी आप इसे 108 पोस्ट का फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप क्रीमी लेयर में आ गए तो कई लोग बोलेंगे सर हम ओबीसी तो है लेकिन क्रीमी लेयर है तो हम कहाँ जाएंगे, आपकी गिनती जनरल कैटेगरी में होने लगेगी। और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो ओबीसी के, तब आप इसमें आ जाओगे। समझ गए आप मेरी बात। तो इस तरह से काम करती चीज़ें हैं ना, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अब स्केल 3 के लिए मैं बता दूं आपको कि 15 पोस्ट हैं आपकी एससी के लिए, 7 पोस्ट है एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, और 41 जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। अच्छा, अब इनके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अलावा एक और डाउट रहता है, फिजिकल, है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है ना। यहाँ मतलब सॉरी, फिजिकल कह रहा हूँ, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पर आप देखेंगे बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब एक तरह से कट ऑफ है। मतलब कोई भी पर्सन जो है, डिसेबिलिटी तो है लेकिन सरकार ने तय किया है कि कितनी डिसेबिलिटी होगी। तो इनका कहना है कि 40%, ऐसा मेडिकल बोर्ड ने घोषित किया है कि भाई देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि पर्सनस विद डिसेबिलिटी, पर्सनस राइट्स विद डिसेबिलिटी, मालूम है ना आपको, ये एक एक्ट है 2016 का। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में, सेक्शन 53 जब आप झांकेंगे उस एक्ट का, उस कानून का, उस नियम का, तो वहाँ पे साफ साफ कहा गया है जिनकी डिसेबिलिटी यानी अपंगता 40% है, उन्हीं को हम पीडब्ल्यूबीडी में गिनते हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी ये बेंचमार्क को पूरा करते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे चले गए तो उसको नहीं काउंट करते। इतनी होनी चाहिए भाई, कम से कम इतनी तो हो ताकि हम काम करवा सकें। अगर इससे नीचे तो मतलब आप काम करने लायक नहीं है। समझ गए आप मेरी बात। मतलब फिर हम कैसे काम, मतलब काम कैसे करवाएगा आपसे कोई। तो 40% इसीलिए बेंचमार्क यहाँ पर तय किया गया है। तो यहाँ पे सारे फुल फॉर्म दिए हुए हैं, तो इनके लिए भी पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओसी का मतलब ऑर्थोपीडिया से है, मतलब कुछ हड्डी की बीमारी जिससे हो, तो उसके लिए स्केल 2 में इतनी है और स्केल 1 में इतनी है।
अगर कोई विजुअली यानी देखने में जिसको समस्या है तो उसके लिए स्केल 2 में 4 पोस्ट है और एक में ये है। अच्छा, आप ये जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, एससी एसटी, इन सब के प्रमाण पत्र लगते हैं दोस्तों। और इनकम की आय यानी कि ईडब्ल्यूएस में और ये नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगी, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मतलब। ठीक है। अब जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब जिनको सुनाई नहीं देता, ये वाला तो दिखाई नहीं देना था, ये वाला सुनाई नहीं देता है, उनके लिए ये सारी हैं। ठीक है। अब ये जो है दोस्तों, ये आईडी आप जो सोच रहे होंगे, इसका मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जिसके पास है ना, मतलब उसके पास ये भी है ये भी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 4 पोस्ट है स्केल 2 में और 1 पोस्ट है आपके इसमें, है ना। मतलब आईडी का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल या मल्टीपल, समझ जाइए कि मल्टीपल हो गया, उसको दोनों ही हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर देखिए टेबल से इन्होंने अच्छे से डिफरेंशिएट किया हुआ है इस चीज़ को। यहाँ पर स्केल 2 है, यहाँ पर स्केल 3 है। आप देखेंगे इसमें 400 पोस्ट थी, इसमें 100 पोस्ट है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे स्केल 2 में बनना है जर्नलिस्ट ऑफिसर, तो मेरे पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए। तो इनका कहना है कि बैचलर डिग्री हो 60% अंक के साथ, कोई भी डिसिप्लिन से, आप किसी भी तरीके से, बीएससी हो, बीकॉम हो, जो भी हो, इतना होना चाहिए, है ना। और साथ में इनने बोला है पासिंग ऑफ जायब एंड कायब इज़ डिज़ायरेबल। जायब और कायब जो है ये एक तरह का बैंकिंग एग्जाम होता है, अगर ये निकाला है तो ये डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब इसेंशियल नहीं दोस्तों, इसेंशियल का मतलब होता है जो मुझे चाहिए चाहिए, डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि ये आकर्षक लगेगा, अगर ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपके पास ये भी हो जाए तो। समझ गए। सेम दोस्तों स्केल 3 के लिए भी है कि ये अगर है और आपके पास जायब कायब है तो ठीक है। आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के पास बैचलर डिग्री है और उसने 60% से पास किया है, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन 60% अगर है आपका, तो आप ये दोनों के लिए एलिजिबल हो, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा तरीका, मान लीजिए कई लोग जो होते हैं सीए होते हैं, क्वालिफिकेशन करके रखे हैं, सीएमए, सीएफए, है ना, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से करके रखा है, तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, और सेम यही इसके लिए भी है। हाँ, अब यहाँ पर बात गड़बड़ हो जाती है कि अभी तक तो सब खुश हो गए कि ग्रेजुएशन वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ गड़बड़ होगी जहाँ पे इनने एक्सपीरियंस मांग लिया। अगर स्केल 2 के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इनने कहा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब होता है जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, है ना, आपने सारे बैंक जो नाम सुने हैं, ये कमर्शियल बैंक हैं और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। समझ गए। सिडबी हो गया, इंडस्ट्रियल बैंक है क्योंकि वो, है ना। तो इस तरह की जितनी बैंक है, इनमें इस तरह किसी बैंक में आपने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में वो आना चाहिए। आपने वहाँ पर क्रेडिट रिलेटेड काम किया हो, ब्रांच हेड के रूप में काम किया हो, इंचार्ज के रूप, मतलब समझ जाइए दोस्तों ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। और सेम इस तरह से अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ब्रांच मैनेजर, हेड, और मतलब क्रेडिट रिलेटेड चीज़ें आपने संभाली हैं, चार्ज ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स आपने अगर संभाला है ना, तो आप स्केल 3 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एज की तो मैंने आपको बता दी थी कि स्केल 2 में मैक्सिमम 35 है और स्केल 3 में मैक्सिमम 38 है। ठीक है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी को जो छूट मिलती है वो उनको मिली रहेगी। जॉब प्रोफाइल आप पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। खैर ये बात की बात होती है कि हमें क्या काम करना, पहले हमें देखना होता है कि हम, तो ये सारे उन्होंने जॉब लिखे थे ना इस पूरे टेबल में, तक वही लिखा हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब आपका एक लाइन यहाँ पर देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपको। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इज ऑन पैन इंडिया, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, भारत के किसी भी कोने में हम आपको भेज सकते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो मैं बताने वाला हूँ कि आपके अगर सीजीपीए वाला मामला है या ओजीपीए वाला मामला है या एसजीपीए वाला मामला है, तो आपको उससे ये कहना है कि भैया हमारे परसेंट को आपको मार्क्स के रूप में कन्वर्ट करना है, और जो भी फॉर्मूला से आपके परसेंट को मार्क्स में कन्वर्ट किया है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो उस यूनिवर्सिटी को वो फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे जो ये पेपर देते हैं या भरते हैं, है ना, समझ गए होंगे आप सभी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ग्रेड को यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ ग्रेड इनटू परसेंटेज, है ना, एंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ दीज नॉर्म्स। ठीक है, मतलब आसान भाषा में आपके ग्रेड को ये परसेंटेज के रूप में चाहते हैं। चलिए, फिर ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज का। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब ये आपके परसेंटेज मार्क्स को बदल रहे होंगे यानी कन्वर्ट कर रहे होंगे, जो भी हो, आप वो ना समझे तो आप ये समझ जाइए कि अगर आपके परसेंट इतने आ रहे हैं 59.99%, तो ये मत सोचिएगा कि राउंड ऑफ करके आप इसे 60% कर लेंगे। इनने ये चीज़ साफ साफ कह दी है कि ये जो 60% है ये इग्नोर कर दिया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, मतलब हम उसे ये नहीं मान लेंगे कि 60% है, हम उसे 60% से कम ही मान के चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना
एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट कंप्लीटेड डिप्लोमा कोर्स, मान लो किसी ने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है एंड गॉट डायरेक्टली एंट्री इनटू सेकंड ईयर, और मतलब होते हैं ना कई लोग डिप्लोमा करके सेकंड ईयर में जैसे मान लो मैकेनिकल से डिप्लोमा किया, फिर सेकंड ईयर में आप डिग्री में एंट्री ले लेते हो बी के उसमें या बीटेक के उसमें, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि आप ये मत सोचिएगा कि हम आपका डिप्लोमा का परसेंटेज काउंट करेंगे, वो नहीं, वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। जिस दिन आपने डिग्री में एंट्री ली तो आपके 3 साल का डिप्लोमा को खारिज कर दिया गया है। अब आप जहाँ से एंट्री ले रहे हैं ना सेकेंड ईयर से, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, मान लो बी कर रहे हो अगर आप, तो इतने का ही परसेंटेज काउंट करेंगे और इसी का मानेंगे वो 60%। अब आपके डिप्लोमा का वो नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। और बस बाकी तो इसमें और कुछ दिया नहीं है, चलिए आगे चलते हैं अब सीधे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसा कि वो हमेशा देते ही हैं। शेड्यूल्ड कास्ट ST ST को 5 साल का दिया है, अदर बैकवर्ड का ये देखो नॉन क्रीमी कह रहा था ना मैं, इनको 3 साल का है। अब पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अब वो चाहे ऐसा पर्सन भाई SC ST में भी हो सकता है, OBC में भी हो सकता है, जनरल और EWS में भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई अपंग व्यक्ति है इसमें आता है तो SC ST का अगर वो है तो 15 साल की छूट मिलेगी, अगर वो OBC का है तो उसे 13 साल की छूट मिलेगी, और अगर वो जनरल और EWS का है तो उसे 10 साल की छूट मिलेगी, यही इसमें कहा गया है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उन सबको 5 साल की छूट मिलेगी दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि 1984 के दंगों में था, उससे उसको अफेक्ट पड़ा उसके परिवार को, तो उसको भी 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और कैटेगरी मैं बता चुका हूँ आपको इसमें, ये तो खैर वही लाइन है जो मैंने आपको समझा दिया था कि क्या भाई OBC के क्रीमी लेयर को हम नहीं ट्रीट करेंगे, OBC के नॉन क्रीमी लेयर को हम क्या कहते हैं रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, वो तो आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और कैरियर पाथ, दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो 2 लाख रुपए आपसे बॉन्ड के रूप में भरवाया जाएगा, और ये 2 लाख रुपए आपके इस बात के सबूत रहेंगे कि कम से कम आपको 2 साल तो नौकरी करनी ही पड़ेगी, ये 2 लाख रुपए आपको भरने होंगे, ठीक है। इसमें 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है और 1 साल तो आपको रुकना पड़ेगा, और अगर इस बीच आप इसे छोड़ेंगे तो आपके 2 लाख रुपए आपको वापस नहीं होंगे। हाँ, अगर आप पूरा पीरियड करते हैं तो बॉन्ड आपका बना रहेगा, मतलब 2 साल तो आपको रहना ही पड़ेगा। क्लियर होगी बात, ट्रेनिंग 1 साल की है लेकिन 2 साल रहना पड़ेगा। चलिए बीच में छोड़ेंगे तो आपको वो देना पड़ेगा। सैलरी आपको मालूम है स्केल 2 की इतनी है और स्केल 3 की इतनी है भाई, ठीक है। चलिए, और DA HRA वगैरह सब आपको मिलेगा, वो तो पूरा ही मिलता है आपको। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड, ये देखिए प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रेनिंग का तो 1 साल का ही है, लेकिन आपके जो 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं वो आपका बॉन्ड है 2 साल का, 2 साल तो आपको रहना ही पड़ेगा, यही इसका मतलब है। नेशनल सिटीजनशिप के बारे में मैंने बता दिया। देखिए भाई क्या होता है कि इसमें कौन कौन जो है वो बाहर से हिस्सा ले सकते हैं ये भी बताते हैं। देखो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप तो अप्लाई कर सकते हो पहली फुर्सत में। अब सब्जेक्ट ऑफ नेपाल का मतलब होता है गोरखा वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए नहीं होता। सब्जेक्ट ऑफ भूटान, भूटान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तिब्बतन रिफ्यूजी। लेकिन ये कौन है दोस्तों जानते हो, क्या नेपाल का कोई भी इंसान कर सकता है? नहीं, नेपाल, भूटान या यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर लिखे हैं ना, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जितनी भी हैं अपने, जैसे केन्या, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, है ना, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम, इन सबको तभी हम ये फॉर्म भरने देंगे जब ये इस बात की घोषणा कर दें कि ये परमानेंट इंडिया में सेट होने वाले हैं, यानी यहाँ के लोकलाइड होने वाले हैं। और ये कौन तय करेगा दोस्तों? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको सर्टिफाइड करेगी कि हाँ भाई युगांडा का ये बंदा परमानेंट यहीं रहेगा, ये सर्टिफिकेट रहा, हमने इनसे साइन करवा लिया है। अब ये कभी भी हमारा देश छोड़ करके युगांडा, तांजानिया, जायरे नहीं भाग पाएंगे, अभी यहीं रहेंगे। और ये प्रमाण पत्र है इनका, अगर गए तो फिर ये नियम तोड़ेंगे तो नौकरी भी जाएगी, सब जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड कर दे कि हाँ ये बंदा, मतलब ये है कि बाहर के लोग यहाँ सकते हैं लेकिन वो तभी कर सकते हैं, और यहाँ जो दिया ना कंट्री, सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है दोस्तों कि आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट कैसा होगा मैं बताऊंगा, है ना। रिटन टेस्ट के बाद आपका जो है इंटरव्यू है, फिर वो भी मैं बताऊंगा कितने कितने क्या नंबर का होना है। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक ऐसा पेपर है इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी, है ना। और यहाँ पर देखिए जरा मैं बताता हूँ, जो एग्जामिनेशन है आपका वो 150 नंबर का है और इंटरव्यू जो है वो आपका 100 नंबर का है, ठीक है। तो बस इतना ही है। और 50% इतने अंक तो आपको लाने ही पड़ेंगे, 50% अंक लाने पड़ेंगे UR यानी कि जनरल कैटेगरी EWS को, 45% अंक लाने पड़ेंगे SC ST को, है ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए। इतना तो आपका चाहिए ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं अब आपको सीधे ले चलता हूँ कहाँ पर,
कि और कहीं पर भी गलत, ये देखिए अब मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि इसके क्या क्या पैटर्न है, उसको बहुत ध्यान सुनेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपसे, पहला आपका रिटर्न एग्जाम होना है, 150 मार्क्स का ये रहेगा, ये दिख रहा है आपको 150 मार्क्स है ना। तो और आपको 150 मार्क्स हैं, नंबर जितने क्वेश्चन हैं उतने ही नंबर है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, देख लो नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बटा कैसे है, क्या होगा, 150 में से जो 90 प्रश्न आने हैं वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर रहेगा, है ना, प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपके पास है उसका। रीजनिंग एबिलिटी हो गई आपकी 20 की, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया 20 का, और इंग्लिश हो गया आपका 20 का, इतना 20-20 का आएगा दोस्तों। ठीक है, ये आप समझ गए। और इंग्लिश के लिए मैंने कोर्स तैयार करके रखा हुआ है, गायत्री एजुकेशन क्लास का आप ऐप डाउनलोड करना, उसमें इतनी शानदार मैंने इंग्लिश पढ़ाई है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत आसान हो जाती है, आप समझ जाते हैं क्या आता है क्या नहीं, आप वेराइटी समझ जाएंगे, तो उसको भी आप कंप्लीट करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जो आपका 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर का, ये 2 घंटे में आपको पूरा करना है। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग दी गई है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 15 मिनट है, आपको मैथ्स एप्टीट्यूड करना है तो 15 मिनट है, रीजनिंग करना है तो 15 मिनट है, लेकिन आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो है, जिस फील्ड से आप आते हो, जो इस रिक्वायर मतलब इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट वाला जो सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने बोला ना अगर आप सीए करके आए हो, अगर इसमें सीए की रिक्वायरमेंट है, सीए का भाई पेपर 90 क्वेश्चन सीए के हो जाएंगे। समझ गए दोस्तों। एग्जामिनेशन सेंटर जो है डिफरेंट जगह पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरफ जो है ये लिखा है भाई कि स्टेट और ये उसका सेंटर, ये स्टेट और ये उसका सेंटर, जैसे महाराष्ट्र में औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे सब मिल रहा है, उड़ीसा में सिर्फ भुवनेश्वर है, राजस्थान में जयपुर मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भोपाल रहेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल है और दूसरा सेंटर नहीं है, मतलब भोपाल में यहाँ के पेपर देना पड़ेगा अगर आप इंदौर वगैरह में रहते हैं तो। ठीक है, अब देखिए मैं सबको बताऊंगा कि कैसे क्या अप्लाई करना है। अब देखिए क्या करना है आपको, पहले देखिए स्कैन मतलब फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें स्कैन करके रख लेंगे आप अपनी फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको भरना है, यहाँ पे अपना नाम भर देना और जैसा लिखा वैसे भरना, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है ना, सिर्फ कर्सिव में रनिंग हैंड में लिख देना, रोक रोक के मत लिखना, समझ गए। एक बात ध्यान रखेंगे, और ये सारी स्कैन कॉपी रखना है आपको, एक तो इसकी कॉपी निकाल लेना, इस वाली की, ये जो लिखा ना इसकी कॉपी निकाल देना, हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और फोटोग्राफ को स्कैन करना है, सिग्नेचर को स्कैन करना है, ये सब स्कैन करके पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रख लो, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल फीस कितनी है मैं वो बता देता हूँ आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी हो, नॉन क्रिमिलियर, तो आपका जो फीस है जीएसटी मिला करके वो 1180 है, और अगर आप एससी एसटी से आते हो तो आपकी जो फीस है भैया बिल्कुल कम है, 118 रुपये। समझ रहे हैं, बिल्कुल कम, सीधे 10% हो आप उनके, है ना, सीधे 10% एससी एसटी वाले, और पीडब्ल्यूबीडी वाले और वुमेन कैंडिडेट के लिए तो कोई फीस ही नहीं है भाई, ये सबसे अच्छी बात हो गई है इनकी। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। प्रोसीजर जो है वो ये कहता है कि आपको ये जो साइट दिख रही है ना, आप ये सीधे सर्च मार देना ना, bankofmaharashtra.in, इस पर जाना, इसको जैसे ही ओपन करोगे तो कैरियर दिखेगा सामने, कैरियर को क्लिक करना, वहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिखेगी, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लिक करना, आपको करंट ओपनिंग्स दिख जाएंगी। करंट ओपनिंग में जैसे ही जाओगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, ये डार्क लाइन दिख रही है आपको, जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3, ये लिंक दिख जाएगी, जैसा बताया गया ना बिल्कुल वैसा जाना, आपको ये मिल जाएगा। इसमें जैसे ही करोगे तो ऊपर लिखा हुआ है डिटेल और नीचे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, जैसे इसको क्लिक करोगे ना तो ऊपर डिटेल मतलब ये पीडीएफ जो आप पढ़ रहे हो ना ये डाउनलोड हो जाएगी, और अप्लाई ऑनलाइन मतलब फिर सीधे ऑनलाइन पहुंच जाओगे। तो ऑनलाइन करने में सीधे रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। और ध्यान रखिए आपको सारा चीज़ें जो है ईमेल और एसएमएस के थ्रू ही पता चलेंगी। अपना ये बिल्कुल सही देना भाई, ईमेल आईडी सही देना और फ़ोन नंबर सही देना दोस्तों। ठीक है, इसमें घपला मत करना, ठीक है, बिल्कुल गलती मत करना, ये आपको सही करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके, न्यू रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है। सारा कर लोगे तो एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, फिर जा करके लॉगिन करना। पहले अभी तो न्यू रजिस्ट्रेशन किया, फिर वैसे ही जाना और इस बार जा करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कर देना। इसके बाद आपके पास फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको भरना होगा। ठीक है, पूरा भर देना, उसमें मार्कशीट्स की डिटेल, अगर आप हैंडीकैप हैं तो कितने हैं क्या है उसकी मार्कशीट, ओबीसी की, नॉन क्रीमी की, ठीक है, और सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर देनी है आपको। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 5 फरवरी इसकी शुरुआत थी, 22 फरवरी तक आप इसे भर पाएंगे, 12 मार्च को आपको इसका पेपर होना है। और अभी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का डेट आ गया, लेकिन अभी जीडी और इंटरव्यू का डेट नहीं आया है। ठीक है, तो जब आएगा तो मैं आपको खुद ही बताऊंगा। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन ही रहेगा दोस्तों, 22 फरवरी तक ही है इसका विंडो खुला है, आप उसको भर सकते हो जा करके। ठीक है, और बस फिर सीधे, और तो कुछ है नहीं इसमें।
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको मैं समझाता हूँ क्या क्या है। सभी कुछ है दोस्तों जो आपके पास रहता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, पास, बैंक पास, ये सब मान्य होता है, ठीक है। चलिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपका लेफ्ट आई का होगा। जब आप वहाँ एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो लेफ्ट आई का आपका बायोमेट्रिक होगा, थोड़ा सा दूर रह करके उसको करेंगे, है ना। ये खैर वो आपको वहाँ पर गाइडेंस मिल जाती है, तो उसमें परेशानी नहीं होती। और मिसकंडक्ट दोस्तों यही कि चीट वीट नहीं करना, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है ना, ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। जनरल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने सारी जानकारी दी है जो अभी तक मैंने आपको बताया है ना, वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हालांकि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसे एक बार पढ़ भी सकते हो। जो मैंने आपको बताया बस वही वही लिखा है दोस्तों, इसमें ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। और है ना, तो इतना हो गया। और ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह सब मैंने बता दिया आपको, मतलब अभी कुछ खास नहीं है इसमें। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए जाए तो इतना कुछ चाहिए आपको कि भाई आप इंटरव्यू कॉल लेटर तो जो आएगा वो लेके जाना पड़ेगा। जनरेटेड फॉर्म है ना, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, जो 10th की मार्कशीट होती है हमारी। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्लीज़ ब्रिंग द पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब इनमें से कुछ भी एक लेकर के चले ना, मार्कशीट्स सब लेकर के चले जाना है ना वहाँ पर, ठीक है। इंडिविजुअल सेमेस्टर की ईयर वाइज सब जाएंगे वहाँ पे। अभी देखिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं तो, है ना। और अगर आप क्रीमी लेयर से है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा ही लगेगा, याद रखिए, ठीक है। अदर बैकवर्ड्स के लिए ये सब आपको ले करके जाना है दोस्तों। कास्ट नेम मेंशन इन सर्टिफिकेट शुड टैली लेटर बाय लेटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट और नोटिफिकेशन, बिल्कुल वैसे का वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। डिसेबिलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि भाई इन्होंने बहुत सारी बातें कही हुई हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का अंगूठा नहीं है तो वो अपनी उंगली लगा सकता है, और अगर उंगलियां भी नहीं है तो फिर वो उल्टे हाथ का लगा सकता है। और मान लो दोनों हाथ की अंगूठे नहीं है, उंगलियां भी नहीं है, तो फिर वो पैर के अंगूठे से कर सकता है, अपना इम्प्रेशन दे सकता है। समझ गया मेरी बात आप? तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये मतलब इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। और ईमेल वगैरह के लिए इन्होंने बोला जागरूक रहने के लिए, और तो कुछ खास नहीं कहा है। चलिए दोस्तों, अब ये कंडीशन से कंडीशंस भी कुछ खास नहीं है, ये मैंने पढ़ दी, मतलब आपको मैंने सारी जानकारी दे दी जो मोटा मोटा यहाँ पे लिखा है ना। अब ये है कि जो डिसेबिलिटी है उनकी बेंचमार्क वाली, विजुअल इम्पेयर्ड कितनी क्या, है ना। तो विजुअल एक्यूटी देख रहे हो आप 6/18 और लेस देन 20/60 और अप टू 3/60। तो जिनको भी देखना हो वो ये पीडीएफ में देख सकते हैं, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ये बहरा किसे मानते हैं? ये मानते हैं उसे बहरा जो 70 डेसिबल से कम सुन सकता है ना। उसको ये बहरा मान लेते हैं। 70 डेसिबल मतलब 70 डेसिबल तक ही यहाँ पर चल सकता है, उससे नीचे अगर आप हैं तो फिर आपको इसमें नहीं लिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप समझ गए सारी बातें। और गाइडलाइंस फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ ये भी दी गई हैं यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि ये सारी जानकारी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो फोटो इमेज है उसे जब आप क्रॉप करें तो उसका साइज़ वगैरह देख लें। यहाँ पे डायमेंशंस जो हैं 200 to 230 पिक्सल्स जो है आपका डायमेंशन रहेगा। और अगर आप साइज़ की बात करेंगे तो 20 KB से 50 KB रहेगा, है ना। और ये याद रखें 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आप ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और गॉगल वगैरह अगर पहन के कर रहे हैं तो याद रखें कि गॉगल पे आपके फ्लैश या कुछ भी मार्क नहीं आना चाहिए, आपकी आंखें लाल नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड रहेगा फ़ोटो का वो आपका वाइट रहेगा, है ना। और रिलैक्स फेस के साथ बैठना है, कैसा भी चेहरा नहीं बना के बैठना है। सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का भी बता देता हूँ आपको। जो सिग्नेचर है आपका, है ना, यहाँ पर ये देखिए सिग्नेचर का जो है उनने बोला 10 से 20 KB के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और हाँ, और जो डिक्लेरेशन है वो 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। 200 DPI के आसपास का रहे, JPG फॉर्मेट में रहे, ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है 50 KB तक होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना सिग्नेचर 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, डिक्लेरेशन जो है आपका 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब रेडी रखना और बस जाकर के फॉर्म भर देना स्कैन करके, ठीक है। और कुछ भी नहीं दोस्तों, अपलोड करना है, बस सिंपली अपलोड करना है, ठीक है। और ये है देखो फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आपको भरना है, मांगा है ना उसमें एक्सपीरियंस, तो वो आप भर देना ज़रूर याद से। और यहीं पर ये नोटिफिकेशन पूरा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ठीक है। और फिर मैं मिलूँगा किसी
दूसरे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस तरह की नोटिफिकेशंस चाहिए, है ना। तो बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।